हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं DSSS PRT एग्जाम के लिए। जिन्होंने भी रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 60 kg of an alloy is mixed with 80 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy A has zinc and copper in the ratio 7:5 and alloy B has zinc and copper in the ratio 3:7, then what is the weight of zinc in the new alloy? तो हमारे पास ना दो एलॉय दे रखे हैं। एक एलॉय ए है जिसका वेट दे रखा है 60 kg का, और इसमें जो जिंक और कॉपर का रेशियो है वो है 7:5 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट एलॉय जैसे दैट इज एलॉय ए, इसका टोटल वेट कितना 60 kg का, और जिंक और कॉपर का रेशियो इसमें दे रखा है हमारे को 7:5 का। करेक्ट। और सेकंड एलॉय एलॉय बी दे रखा है जिसका टोटल वेट दे रखा है 80 kg का, और इसमें जिंक और कॉपर का जो रेशियो दे रखा है वो है 3:7 का। अब इन दोनों एलॉय को मिक्स करा गया है, तो हमें ये बताना है कि जो न्यू एलॉय बनेगा इनको मिक्स करने के बाद उसमें जिंक का कितना वेट होगा। ठीक है, देखो जो हमारा फर्स्ट एलॉय है उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है 7:5, मतलब 12 यूनिट्स। और इस 12 यूनिट्स की वैल्यू किसके इक्वल है 60 kg की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 kg। अब हमारे को जो है जिंक का वेट पता होना चाहिए। जिंक कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 5 दैट इज 35 kg। करेक्ट। तो एलॉय ए से तो 35 kg का जिंक लिया गया है। सेम अप्लाई यहाँ पर भी होगा एलॉय बी में। एलॉय बी में टोटल यूनिट्स कितने आ रहे हैं 3:7 था ना रेशियो कॉपर और जिंक का, तो 3 + 7 करेंगे कितना आ जाएगा 10 यूनिट्स। और ये 10 यूनिट्स किसके इक्वल है 80 kg के, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 8 kg। हमें क्या निकालना है जिंक की वैल्यू, तो 3 × 8 24। तो जो न्यू मिक्सचर होगा, न्यू अलॉय होगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें जो टोटल वेट होगा जिंक का वो होगा 35 + 24 विच इज इक्वल टू 59 kg। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राधा बोट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर ₹57,300। तो राधा जो है एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद कर लेकर आई है। टोटल कॉस्ट दोनों की उसको पड़ी है 57,300 की। शी सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फ्रिज पर तो उसने 15% का प्रॉफिट अर्न करा है। एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%, और वॉशिंग मशीन को उसने 24% के लॉस पर बेचा है। एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, लेकिन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इन रुपीज इज, तो हमें बताना है कि जो वो वॉशिंग मशीन खरीद कर लाई थी उसका क्या कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो देखो हमारे को जो है प्रॉफिट दे रखा है फ्रिज पर वो है 15%। 15% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में 3/20, विच मीन्स अगर उसकी कॉस्ट 20 होगी तो उस पर 3 का प्रॉफिट मतलब 23 पर उसको बेचा गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रिज का सीपी तो है 20 और एसपी क्या हो गया 23। करेक्ट। ऐसे ही वॉशिंग मशीन को लॉस पर बेचा गया 24% के। 24% का मतलब होता है 6/25, मतलब अगर उसकी कॉस्ट 25 है तो उसको से 6 रुपये का लॉस मतलब 19 रुपीज़ में उसको बेचा गया है। करेक्ट। यहाँ तक समझ आया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि बोथ सेलिंग प्राइस आर सेम, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस है 23 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 19, तो हम इसको दोनों को इक्वल करेंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19 के साथ और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ। करेक्ट। क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है ना दोनों की, टोटल कॉस्ट वो कितनी है 57,300 की है। तो टोटल कॉस्ट हम यहाँ से निकालेंगे। अब जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ ये आ जाएगा 380, और जब 25 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 575। तो टोटल सीपी जो है यूनिट्स की टर्म्स में कितना आ रहा है 955 यूनिट्स आ रहा है, लेकिन रुपीज़ की टर्म्स में ये कितना है 57,300 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपीज़। अब हमें क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है 25 × 23 दैट इज 575। तो 575 यूनिट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 575 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, जो कि आंसर आ जाएगा 34,500। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। परसेंट ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 65% ऑफ m माइनस n, देन m इज व्हाट परसेंटेज ऑफ n। ठीक है, तो जो हमारे को गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमारे को गिवन है दैट 15% ऑफ m प्लस n, मतलब 15/100 इंटू विद m प्लस n इक्वल है 65% ऑफ m माइनस n, दैट इज 65/100 इंटू m माइनस n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे n प्लस n और इसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, और 65/15 विच इज इक्वल टू 13/3। यहाँ तक क्लियर है। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसमें ना हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, हम एक बार न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं और एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या है, m प्लस एन, और डिनोमिनेटर में क्या है, m माइनस एन। तो हम ऊपर क्या करेंगे, m प्लस एन के अंदर प्लस कर देंगे m माइनस एन, और एक बार हम m प्लस एन में से माइनस कर देंगे m माइनस एन। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, 13 प्लस 3 करेंगे और एक बार 13 माइनस 3 करेंगे। 13 प्लस 3 करा 16 आ गया, 13 माइनस 3 करा 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5। करेक्ट, यहाँ तक समझ आया। अब इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस एम 2m, ठीक है, और n प्लस एन 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे m माइनस एन आएगा, m माइनस एन होगा तो ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा तो ये सिर्फ 2m बचेगा। करेक्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये 2n आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो m/n की वैल्यू कितनी आ गई, 8/5। हमसे पूछा कि वट m इज वट परसेंटेज ऑफ n। ठीक, तो हमें m दे रखा है 8 है, और n की टर्म्स में पूछ रहा है तो 8/5 करेंगे, और परसेंटेज करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 160%। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन गोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 18 सेकेंड। तो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर की, वो एक मैन को क्रॉस करती है, और मैन की स्पीड कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर पर आवर की, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो टाइम लेती है ट्रेन उस मैन को क्रॉस करने के लिए वो कितना दे रखा है हमारे को, 18 सेकेंड्स दे रखा है। तो हम पहले इसको लेते हैं। देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे को कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, दैट इज 48 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस इसने कवर करा होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन ओनली, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, 36 है, और टाइम कितना लिया उसने, 18 सेकेंड्स लिए हैं। सेकेंड्स में दे रखा है तो सेकेंड्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ जाएगा 5/18 से हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 180 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 18 जो है सेकंड्स में दे रखा था, और स्पीड हमने किस में कैलकुलेट करी है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 180 मीटर। आगे, एंड पास अ वुमेन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड्स। और सेम ट्रेन जो है एक वुमेन को पास करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन से वुमेन आ रही है 12 सेकेंड्स में, ठीक है। अब क्योंकि ये दो वुमेन और जो ट्रेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्पीड। अब हमारे को स्पीड ऑफ वुमेन निकालनी है, तो लेट हमने कर दिया कि जो स्पीड ऑफ वुमेन है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 प्लस x किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। करेक्ट, और टाइम कितना दे रखा है, 12 सेकेंड्स दे रखा है। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन के इक्वल ही होगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने कितनी कैलकुलेट करी है, 180 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 48 प्लस एक्स, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 12 सेकेंड्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा हमारा 54 इज इक्वल टू 48 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 54 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो वुमेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9। तो हमें बताना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं 1 से लेके 200 तक जो कि डिविजिबल होंगे 9 से, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला नंबर होगा, हम यहाँ पे मतलब 9 का टेबल लिख सकते हैं। करेक्ट, तो 9, 18, 27 करते करते जो लास्ट नंबर होगा 200 तक की रेंज तक जो डिविजिबल होगा 9 से, वो कितना होगा, 198 होगा। करेक्ट, अब ये हमारी एक एपी की सीरीज बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, 9, nth टर्म कितनी है, लास्ट टर्म मतलब कितनी है, 198, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हम an का मतलब an क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालने, मतलब हाउ मेनी नंबर्स निकालने हैं, तो हमें an की वैल्यू चाहिए, tn की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, लास्ट टर्म कितनी आ रही है, 198 आ रही है, 198 इज इक्वल टू है ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 9 प्लस n माइनस 1d, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 का। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद n की वैल्यू कितनी आई है, 22। मतलब टोटल 22 ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके 200 तक जो कि डिविजिबल होंगे 9 से। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑफ 23 नंबर्स इज 51। तो हमारे को 23 नंबर्स दे रखे हैं जिसमें उनकी एवरेज भी बता रखी है 51 है।
तो इनका जो सम होगा, सम ऑफ नंबर्स होगा, वो कितना हो जाएगा? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 इंटू 51 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1173। आगे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 49। मतलब यहाँ से देखो, जैसे टोटल नंबर्स हमारे को 23 दे रखे, जिसमें से स्टार्टिंग के 12 नंबर्स की जो एवरेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 49। ओके, तो इनका जो सम होगा वो कैसे निकलेंगे? 12 इंटू 49 कर देंगे, 588 आ गया। ओके, ऐसे ही अब आगे दे रखा है एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर्स इज 54। और लास्ट के 12 नंबर्स की जो एवरेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 54। तो सम ऑफ लास्ट 12 नंबर्स कितना हो जाएगा? 12 इंटू 54 विच इज इक्वल्स टू 648। इफ द 12th नंबर इज रिमूव्ड, अगर इसमें से हम 12th नंबर को रिमूव कर दें, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें बताना है कि जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनकी एवरेज कितनी होगी। ठीक है, देखो, जो ये सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स और जो सम ऑफ लास्ट 12 नंबर्स हमें निकाला है हमने इसमें, उसमें ये जो 12 नंबर है ये डबल बार काउंट होगा। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो इनका सम निकलेगा, इसमें जो ये 12 नंबर है ना, इसको 2 टाइम्स काउंट कर लिया गया है सम में। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से ना 12th नंबर को कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारा टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज है, उसको हम इसके सम में से माइनस कर देंगे। टोटल इनका जो सम निकला था वो कितना निकला था? 1236, और टोटल एवरेज कितनी निकली थी? 1173। तो 1236 में से जब हम माइनस कर देंगे 1173, तो वो क्या, दोनों को माइनस करके क्या निकल जाएगा हमारा? 63, जो कि होगा हमारा 12th नंबर। करेक्ट। हम्म, तो 12th नंबर हमने निकाल लिया है और हमसे पूछा क्या गया है कि अगर हम पूरे नंबर्स में से 12th नंबर को हटा देते हैं तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज कितनी आएगी? अब देखो, जो पहले ओरिजिनल एवरेज थी वो कितनी थी? 1173 थी। अब 1173 में से 12th नंबर हमें हटाना है, मतलब 63 हमें हटाना है। तो बचे हुए नंबर्स कितने होंगे? 22 हो जाएंगे। पहले 23 थे, अब 22 हो जाएंगे। तो एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कैसे निकलेगा? 1173 जो कि था 23 नंबर्स का एवरेज, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 12th नंबर को, और फिर जब हम डिवाइड करेंगे उसको 22 से, तो हमारे को जो है रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज पता चल जाएगी। तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज कितनी आ रही है? 50.45। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।